हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य से। हिंदी साहित्य में पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। इसमें से पहला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? ऑप्शन नंबर पहले में है पाली, ऑप्शन नंबर सी में है अपभ्रंश, और ऑप्शन नंबर बी में है संस्कृति, और ऑप्शन नंबर डी में है प्राकृति। तो हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? ऑप्शन नंबर बी संस्कृति। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृति है। हिंदी की आदि जननी संस्कृति है। ऑप्शन नंबर बी संस्कृत है। और इसकी व्याख्या क्या होगा? जैसे इसमें पूछा है हिंदी की आदि जननी क्या है, तो इसकी व्याख्या होगी वैदिक संस्कृत में हिंदी भाषा का विकास हुआ है। वैदिक संस्कृत में हिंदी भाषा का विकास हुआ है, जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली व समझी जाती है। जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली या समझी जाती है, जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में हुआ था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। जैसे इसमें क्वेश्चन आ गया कि कौन सी शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, तो इसमें बता सकते हैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारी हिंदी की आदि जननी का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 14 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी में है 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी में 11 जून को, और ऑप्शन नंबर डी में है 15 सितंबर को। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और इसकी व्याख्या होगी 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राज्यसभा घोषित किया गया था। हिंदी को राज्यसभा घोषित किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है या मनाते हैं, ये भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 वाला क्वेश्चन, कौन हिंदी की उपभाषा है? कौन हिंदी की उपभाषा है? हिंदी की कौन उपभाषा है? ऑप्शन नंबर ए में है मराठी, और ऑप्शन नंबर सी में है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी में है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी में है राजस्थानी। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? इसमें से पूछा गया है कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो इसमें से ढूंढना है कि हमें कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी की उपभाषा नहीं है। हिंदी की मराठी, ऑप्शन नंबर ए मराठी, ये क्या है? ये हिंदी की उपभाषा नहीं है। इसकी व्याख्या क्या होगा? इसका व्याख्या होगा मराठी महाराष्ट्र राज्य की बोली है। कहाँ की बोली है? महाराष्ट्र राज्य की बोली है। इसका व्याख्या यही होगा, जैसे क्वेश्चन में आ गया कि मराठी
किस भाषा की बोली है, तो हम बता सकते हैं महाराष्ट्र राज्य की बोली है मराठी भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है सौराष्ट्री, ऑप्शन नंबर सी में है देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी में है गुरुमुखी और ऑप्शन नंबर डी में है ब्राह्मी। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। इसका व्याख्या क्या होगा? इसका व्याख्या होगा हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अभी इसमें बताए कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसमें से बताया जाएगा कि देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है आ और ऑप्शन नंबर बी में है ऊ, ऑप्शन नंबर सी में है ए, ऑप्शन नंबर डी में है न्या। तो इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। इसमें से समझ के बताना है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी न्या, ये स्वर नहीं माना जाता, ये स्वर नहीं माना जाता न्या। ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देखिए, इसकी व्याख्या क्या होगा? इसका व्याख्या होगा अ आ इ ई उ ऊ ओ औ ए ऐ स्वर हैं। जैसे इसमें से आ से लेकर ऐ तक ये सब स्वर हैं और इसके पश्चात कोई शब्द आए तो क्या होता है? स्वर नहीं, इसे स्वर नहीं माना जाता है, इसे व्यंजन के रूप में माना जाता है। ठीक है, बिना स्वर के इसमें कोई स्वर नहीं आता। इसका व्याख्या यही होगा। जैसे इसमें पूछ लिए निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, तो आ से लेकर ऐ तक, आ से लेकर ऐ तक इसको हम स्वर मानते हैं और बाकी स्वर को और बाकी शब्द को बिना स्वर वाला शब्द भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए में है कामायनी और ऑप्शन नंबर सी में है साकेत, ऑप्शन नंबर बी में है प्रियप्रवास, ऑप्शन नंबर डी में है नीरजा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? इसमें से हम समझ कर भी बता सकते हैं कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था प्रियप्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था प्रियप्रवास, ऑप्शन नंबर बी प्रियप्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास था। और इसका व्याख्या देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या प्रसाद। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या प्रसाद हरिऔध द्वारा रचित काव्य प्रियप्रवास है। जैसे पूछ लिया गया ये किसके द्वारा रचित प्रियप्रवास है, तो अयोध्या प्रसाद हरिऔध द्वारा। इसमें ऐसे भी बता सकते हैं कि अयोध्या प्रसाद हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य है। इसका व्याख्या यही है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है यात्रा वृत्तांत, और ऑप्शन नंबर सी में है रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर बी में है उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी में है नाटक। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? इन चारों ऑप्शन में से पूछा गया है कि किस साहित्यिक विधा से संबंधित है, तो किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, ये रेखा चित्र इससे संबंधित है। रेखा चित्र ऑप्शन नंबर सी इससे संबंधित है। और इसकी व्याख्या देखिए, इसकी व्याख्या होगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति और रेखा चित्र विधा है। इसमें पूछा गया कौन सी विधा है ना, तो रेखा चित्र विधा है। ये ऑप्शन नंबर सी में इसमें यही दिया गया है कि इसमें जब पूछा गया तो इसमें बताया भी गया है कि रेखा चित्र विधा से संबंधित है, इसका व्याख्या यही है। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसमें से पूछ लिया गया है कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर ए में है अवधी, ऑप्शन नंबर सी में है छत्तीसगढ़ी, और ऑप्शन नंबर बी में है बघेली, और ऑप्शन नंबर डी में है मगही। तो निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसमें से यही है, लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मगही। मगही ऑप्शन नंबर डी मगही। इसका व्याख्या देखिए, इसका व्याख्या होगा कि जैसे पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ये सब इन्हीं के अंतर्गत, मतलब ये सब इन्हीं के अंतर्गत आता है। हाँ, इसमें पूछा गया किसके किसके अंतर्गत आता है, ये सब पूर्वी हिंदी के ही अंतर्गत आता है। इसका व्याख्या ये है। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुदित है? ऑप्शन नंबर ए में है विद्या सुंदर, ऑप्शन नंबर सी में है नई चाल में ढली, और ऑप्शन नंबर बी में है चंद्रावली, ऑप्शन नंबर डी में है कवि वचन सुधा, ऑप्शन नंबर डी में है कवि वचन सुधा। इसमें से पूछा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुदित है? बंगला भाषा में अनुदित है। ऑप्शन नंबर ए होगा विद्या सुंदर, ऑप्शन नंबर ए होगा विद्या सुंदर, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के बंगला भाषा में अनुदित है। और इसका व्याख्या देखिए, इसका व्याख्या होगा बंगला भाषा में अनुदित नाटक विद्या सुंदर है। बंगला भाषा में अनुदित है, इसमें पूछा गया ना अनुदित नाटक कौन सा है, इसमें यही दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में कि विद्या सुंदर है। इसका नाटक क्या है? इसका नाटक है विद्या सुंदर। व्याख्या में यही दर्शाया जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि विराय की पदावली दी थी? मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली दी थी? पहले ऑप्शन में है सेनापति को, और सी वाले ऑप्शन में है बनारसीदास को, और ऑप्शन नंबर बी में है कादिर को, और ऑप्शन नंबर डी में है सुंदर। हाँ, तो इसमें से चारों ऑप्शन में से बताना है कि मुगल बादशाह
शाहजहां ने किस कवि को महाकवि विदाई की पदावली दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी है सुंदर। सुंदर को, ऑप्शन नंबर डी है सुंदर को। इसमें इसकी व्याख्या क्या होगी? इसमें इसकी व्याख्या होगी मुगल बादशाह ने किस कवि को महाकवि विदाई की रचना दी थी? इसमें होगा कि मुगल बादशाह ने महाकवि विदाई की पदावली सुंदर को दी थी। तो व्याख्या यही है।